हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ईसीएल के एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुआ और स्टूडेंट ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। कौन कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ हम लोग जो है गलती को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी स्टूडेंट से गलती हुई है। बहुत एनालिसिस करने के बाद और करीब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट से बात करने के बाद कुछ नतीजा तक हम लोग पहुँचे हैं, कुछ एनालिसिस किए हैं कि ये जो कॉमन प्रॉब्लम है जो हुआ, जिस वजह से जो है ईसीएल के एग्ज़ाम में जो है बहुत स्टूडेंट जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस किए एग्ज़ाम हॉल में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहला पॉइंट का। जो पहला पॉइंट है वो है लैंग्वेज। फ्रेंड्स, हम बार बार आप लोग को वार्न करते थे, इवन 1 महीना से जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो उनको पता होगा कि हम बार बार ये कहते थे कि आप लोग एक्ट रूल रेगुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पीडीएफ से पढ़िए। देखिए, जो साइड बुक है या जो रेफरेंस बुक है जो आप लोग को हेल्प के लिए प्रोवाइड किया गया है, वो क्या है फ्रेंड्स, आपको हेल्प जरूर कर देगा समझने में कि आपको मतलब कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपको हेल्प जरूर कर देगा उसको समझाने में इजी लैंग्वेज में। जैसे कि कोई भी एक रेगुलेशन है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको आप रेफरेंस बुक से क्या है कि थोड़ा आराम से समझ सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, आप ये जान लीजिए कि ये मस्ट है कि आप जो है वो ओरिजिनल पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसी का लैंग्वेज को फॉलो करें। क्योंकि देखिए, आपका हिंदी इतना तगड़ा है नहीं कि जो आपका ऑफिशियल हिंदी जो यूज़ होता है उसको आप कैच कर पाएँ। तो और ऐसे भी इंग्लिश को ही फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो आपको ये समझना होगा कि आपको जो है सबसे पहले अपना इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हुए अपना जो साइड बुक है उसके साथ साथ मेन पीडीएफ को भी साथ में रखना होगा। आप एक चीज़ बताइएगा कि ऐसा कितना स्टूडेंट है जो अभी तक ओरिजिनल पीडीएफ या ओरिजिनल जो एक्ट रूल रेगुलेशन है उसको डाउनलोड करके उसके पास नहीं है या उसके पास उसका प्रिंट आउट नहीं है। जो ऐसे भी जितना भी इतना स्टूडेंट है जिसके पास ये नहीं है, एक बार कमेंट में बता देना कि हाँ सर, मेरे से ये मिस्टेक हुआ है कि मेरे पास ओरिजिनल जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट था ही नहीं। क्योंकि देखिए, जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया एक्ट रूल रेगुलेशन से खास करके, एकदम उसका जो लैंग्वेज था ना फ्रेंड्स, इंग्लिश वाला, वो डिट्टो एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज वाला ही यूज़ कर दिया था। और ये जायज़ भी है भाई, हर जगह जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज ही यूज़ होगा। आप कितना भी आसान भाषा में खोटा में पढ़ लीजिए, भोजपुरी में पढ़ लीजिए, मराठा में पढ़ लीजिए, उड़िया में पढ़ लीजिए, लेकिन आपको अंततः एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश का यूज़ हुआ है और वो जो गजट में यूज़ हुआ है वही लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। ये हर एग्ज़ाम में आपके साथ होने वाला है। ये पहला बार नहीं है कि इस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन। हर एग्ज़ाम में लगभग कुछ 1-2 क्वेश्चन रहता ही था जो एकदम हार्ड वाला इंग्लिश या हिंदी जो एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज रहता है उस टाइप से पूछा गया था। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो दोस्तों से हुआ वो है कि टाइम मैनेजमेंट। कई लोगों को 1 घंटा का टाइम एकदम से कम पड़ गया, क्योंकि देखिए उनको एक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था। हिंदी चुन रहे हैं तो एकदम हाई लेवल का हिंदी आ रहा है, इंग्लिश चुन रहे हैं तो हाई लेवल का इंग्लिश आ रहा है। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे कि हिंदी चुने कि इंग्लिश चुने। और एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2 मिनट उनको लग जा रहा है पढ़ने में। तो फ्रेंड्स, आप कैलकुलेट करके देखिए, हम हवा पे बात नहीं करेंगे, आप कैलकुलेट करके देखिए कि अगर आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपके पास 60 मिनट्स है, तो आप एक क्वेश्चन को हार्डली 1 मिनट दे सकते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा देने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता है कि आप 1 मिनट से थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम दीजिए। तो सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप एक क्वेश्चन पे 2 मिनट दे रहे हैं तो हार्डली 50 क्वेश्चंस के लिए आपको कम से कम तो 1.5 घंटा चाहिए ही चाहिए। मतलब एक अच्छा स्टूडेंट को भी कम से कम 1.5 घंटा चाहिए अगर वो अच्छा से पढ़ के देना चाहता है। तो जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ ही रहा था, क्योंकि उसका लैंग्वेज ही इस तरह था कि उसको 2 बार 3 बार पढ़े बिना आप नहीं दे पाते। तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाएगा? इसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स, आप रीडिंग मारिए। एक्ट रूल रेगुलेशन का बुक को बार बार रीडिंग मारा कीजिए और ओरिजिनल वाला जो पीडीएफ का बुक है उसको रीडिंग मारा कीजिए। तो आपका क्या है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है वो आपको पहले से मेमोराइज रहेगा कि ये वाला स्टेटमेंट कहाँ का था और ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा रेफरेंस बुक या साइड बुक पे ज़्यादा डिपेंड मत होइए। ज़रूरत से ज़्यादा आप हेल्प के लिए पढ़िए, अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत पढ़िए उसको। नेक्स्ट जो गलती हुआ फ्रेंड्स, प्रैक्टिस। ऑनलाइन प्रैक्टिस बहुत कम स्टूडेंट किया था। किसी मतलब कोई ज़रूरी नहीं है हर स्टूडेंट के पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो ही, लेकिन
जिसके पास नहीं था उसको तो भाई तकलीफ हुआ। हम जितना भी लोग से बात किए, बहुत कोई सबमिट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, किसी को लॉगिन करने में दिक्कत हो रहा था। मतलब देखा जाए तो कंप्यूटर में थोड़ा सा दिक्कत तो स्टूडेंट्स को हुआ है। नेक्स्ट एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो सबसे मिस्टेक हुआ है, या कहिए कि वैसा स्टूडेंट्स है जो ज़्यादा दिन से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, बस अभी फर्स्ट अटैम्प्ट था उनका या फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट था, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे एग्ज़ाम को लेकर के। उनसे जो मिस्टेक हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने कॉलेज के बुक को इग्नोर किया। भाई कॉलेज का बुक को इग्नोर 100% तो नहीं कर सकते, आपको हफ्ता में एक बार दो बार निकाल करके उसको चेकआउट करना ही पड़ेगा। आप देखिए कि आप एक्ट रूल रेगुलेशन पढ़ रहे, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ रहे, तो वो क्या है, वो एक नियम है, वो एक कानून है, वो एक आपका मान के चलिए पूरा सिलेबस 2 या 3 पार्ट से अगर बना हुआ है, जिसमें वो मेथड ऑफ वर्किंग भी है और एक्ट रूल रेगुलेशन लेजिस्लेशन भी है, और इसके बाद फ्रेंड्स अगर मान के चलिए कि नॉन टेक्निकल भी है, तो 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एक्ट रूल रेगुलेशन जो है वो पूरा सिलेबस का बस एक पार्ट को कवर करता है। आप देखिएगा ईसीएल का जो सिलेबस था उसमें बस एक नीचे का जो पार्ट था सिर्फ उसमें लिखा हुआ था एक्ट रूल रेगुलेशन बाय लॉ, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट जो है जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ के आगे बढ़ता है। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि कॉलेज लाइफ में आपको सीरियस रहना पड़ेगा। कॉलेज लाइफ में आप सोचिएगा कि हम नहीं सीरियस है, लास्ट मोमेंट में जा कर के पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको कॉलेज लाइफ में जो बुक्स यूज़ हुआ है उससे ही आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, और उसी से आप जो आगे जाके है ना, जो ऐसा क्वेश्चन जो कहीं अवेलेबल नहीं है वैसा क्वेश्चन का आंसर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर से या कॉमन सेंस से तभी दे पाइएगा जब आप उस चीज़ को पढ़े रहेंगे। हम अभी भी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बहुत ऐसा स्टूडेंट होगा ना जो डीजे देशमुख वॉल्यूम 1, 2, 3 अपने कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, या उसको वो इग्नोर कर दिया होगा, या बहुत लाइटली पढ़ के बस पास कर गया होगा। भाई आज उसका सज़ा तुम भुगत रहे होगे, ये जान लो कि मैं बोल रहा हूँ, तुझे फील भी हो रहा होगा कि तुम ये सज़ा आज भुगत रहे होगे कि काश कॉलेज लाइफ में डीजे देशमुख को पढ़ लिया था। फ्रेंड्स मेरा भी डीजे देशमुख है, आप देखिएगा तो मेरा डीजे देशमुख पूरा रंग हो चुका है, इतना मार्क उस पर हम किए थे। तो डीजे देशमुख हम लोग का मेन वर्किंग बुक है। उसका डेटा भले वैरी कर जाता है, वो बहुत पहले का बुक छपा हुआ है, उसका डेटा भले ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मेथड ऑफ वर्किंग दिया हुआ है, वो कभी नहीं बदलता है। रूल रेगुलेशन हम लोग बदल देते हैं, रूल रेगुलेशन जो है नया सर्कुलर में आ जाता है, नया रेगुलेशन में आ जाता है, लेकिन जो मेथड ऑफ वर्किंग है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ माइनिंग है, जो एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग, इस बुक का ही नाम है एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, मूल तत्व जो होता है ना जिससे माइनिंग बना हुआ है, वो सब चीज़ का जानकारी इस पे है। तो कम से कम आपको नहीं भी तो महीना में एक बार, 15 दिन में एक बार तो रीडिंग देना ही चाहिए आपको। ये सब प्रिपरेशन आपको पहले से करके रखना चाहिए। आप जिस भी टीचर या जिस भी प्रोफेशनल के गाइडेंस में आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, शायद उन्होंने ये बताया होगा या शायद नहीं बताया होगा, तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक है उनका। क्योंकि मैं तो आपके साथ लगभग 1 महीना से जुड़ा हुआ हूँ, और 1 महीना में मैं लास्ट मोमेंट में बस यही जानता हूँ कि लास्ट का 1 महीना में सिर्फ रिवाइज किया जाता है और कुछ भी किया नहीं जाता है। तो उस समय मैं नया चीज़ एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी बुक का जिक्र कैसे कर देता, लड़का और परेशान हो जाता जो कभी नहीं पढ़ा है। तो बेटर था कि रिवाइज करवाना मेरे हिसाब से, मेरे को। लेकिन जो स्टूडेंट साल भर से, 1.5 साल से, 2 साल से तैयारी कर रहा है, उनको कम से कम ये पता हो जाना चाहिए कि भाई एलिमेंट्स जो मूल तत्व है माइनिंग का, वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और वो सब क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ आप कॉमन सेंस से दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का आंसर आपको बुक पे अवेलेबल होगा, आपको कॉमन सेंस का वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यही कुछ पॉइंट जो है, 4-5 पॉइंट स्टूडेंट से मिस्टेक हुआ है, जो जल्द से जल्द समय रहते सुधारने का ज़रूरत है। मेरा एक सजेशन यही रहेगा कि आप 1 से 2 दिन, जैसे आज 18 तारीख हो रहा है, तो 20 तारीख तक जिनका एक्ट रूल रेगुलेशन कंप्लीट क्लियर हो चुका है, आप देखिए एक्ट रूल रेगुलेशन से लगभग 50% का वेटेज था, वेटेज कम नहीं हुआ है, लेकिन जिनका एक्ट रूल रेगुलेशन कंप्लीट हो चुका है उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है ना एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 और 2, स्पेशली 3 को थोड़ा कम प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम 1 और 2 का सॉफ्ट वो नन कोल वाला मेटल वाला पार्ट को हटा दीजिएगा। तो ये पार्ट जो है ना आप 2 दिन के अंदर ख़त्म कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से। क्योंकि हमको देखने को मिल रहा है कि आपका माइनिंग का जो बेसिक है ना
वो भी क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ कुछ जगह पे आप लोग जो है बेसिक क्वेश्चन को भी उलझा दे रहे हैं। तो मेरा यही सजेशन है, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी तरह का ये फोर्सफुली आपको नहीं बता रहे। आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा तो आप फॉलो कीजिए, नहीं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।